नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। और शुरू करेंगे फिर से आज 50 क्वेश्चनों का सुपर फास्ट और सुपर हिट क्वेश्चनों का रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, पहले 10 हिस्ट्री के प्रश्न को जो उसके बाद जो है अलग अलग सब्जेक्टों का आज करेंगे। चलिए, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? देखिए, हमारे देश में कौन कौन आए थे व्यापार करने? पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे और डच आए थे। ठीक है, तो तो इसमें डचों का जो है प्रारंभिक उपनिवेश कौन था? ऑप्शन दिया हुआ मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। तो उसका आंसर होगा पुलिकट। ठीक है, एकदम ध्यान सुनिए, एक दो बार वीडियो को देख कर प्रैक्टिस करिए। गारंटी है कि बहुत अच्छा जो है आने वाला है। इसके पहले हम कई वीडियो बना चुके हैं, जाइए चैनल पर जाइए और उसको जो है आप पूरी पूरी वीडियो को एंजॉय करिए। 10 से 15 मिनट के अंदर जो है 50 क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन हो जाएगा आपका और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको, इसकी गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ असफ जा इस्माइल, देवराय, जमोरिन, कृष्णदेवराय। जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है कालीकट आए थे तो उनका भव्य स्वागत कौन किया था? तो किए थे जमोरिन। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाली जो है इंडिया में सबसे पहले आए थे व्यापार के लिए और सबसे बाद में गए थे। क्या बोले? सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। तो अगर रीअरेंज करने के लिए भी आता है तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पांडिचेरी का फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? देखिए, पांडिचेरी के इससे पहले तो बहुत लोग आए, लेकिन सबसे शक्तिशाली कौन था? जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। दो तीन लोग इसके पहले आए थे, लेकिन जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले जो है सबसे शक्तिशाली वहाँ का राज्यपाल था। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस दिन दिल्ली का शासक कौन था? तो वो था उस समय, देखिए जब पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली जो है मराठों को हराया था। तो ऑप्शन दिया है आलमगीर सेकंड, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, शाह आलम। तो उसमें जो है दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। लाल किले लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गई? देखिए, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम और बहादुर शाह जफर। देखिए, मुगल का अस्तित्व जो है लास्ट शासक मुगल शासन के थे वो है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो है 1857 का जब उन्होंने नेतृत्व किया था आंदोलन का, जिसमें काफ़ी जो है जनधन की हानि हुई थी, तो उसके बाद इनको जो है काले पानी की सजा हुई और उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता था? देखिए, इनके रणजीत सिंह के समय में एक राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी जहाँ से जो है शासन होता था, और इनके समय में एक धार्मिक राजधानी भी थी, वो थी अमृतसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत में मराठे क्यों पराजित हुए? ठीक है, तो ऑप्शन है मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठा सेना खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कमी थी, स्थानीय जनता में ने मराठों को बाहरी लोग माना। देखिए, मराठे शक्ति की अफगानों के बराबरी नहीं थी। ठीक है, देखिए इस पर एक फिल्म भी आई थी, उससे उसको अगर देखे हो तो उससे भी याद कर सकते हैं, जिसमें अर्जुन कपूर थे और ये संजय दत्त थे। तो शक्ति की थोड़ा सा कमी थी ज़्यादा। ये अफगानी जो है बहुत सारे जो है इंडियन राजाओं को मिला लिए थे और जो है मराठों को हरा दिए थे। ठीक है, चलिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विच निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, तो एक देखिए स्वराज पार्टी, ये बहुत आता है कि भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के बीच मतलब सर्वप्रथम जो है इन्होंने संविधान की रचना के लिए मांग किया था, वो थी स्वराज पार्टी। 1934 में इन्होंने मांग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय
के रूप में भारत आए। ठीक है, आने का क्या पर्पज था? भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने का विशेष हिदायत के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना को की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, चौथा कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु राज्य की विशेष हिदायत के साथ। देखिए, अंग्रेज शुरू में नहीं चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो, ठीक है, और वो चाहते थे कि जैसा है वैसा हम लोग छोड़ के जाएं, और उन्होंने 3 साल के लिए कहा था कि अगर 3 साल आप लोग शासन नहीं चला पाएंगे तो हम लोग जो है फिर से इसको जो है उसमें ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो है मुस्लिम लीग जो है एकदम अडिग रही कि हमको नहीं, हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। तो उस समय जो माउंटबेटन साहब आए थे इसलिए आए थे कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने हेतु विशेष हिदायत के साथ आए थे कि हम लोग भारत को एक संयुक्त रखें, अलग अलग खंडित न करें। ठीक है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम कब था? तो ये था, देखिए, असहयोग आंदोलन तो बहुत 1920 में हुआ, रॉलेट एक्ट जो है 12 में हुआ, चंपारण आंदोलन जो है 16 में, और दांडी यात्रा जो है 30 में। ठीक है, तो जो सबसे पहला कदम कौन सा था? 3, चंपारण वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी के प्रश्नों पे आते हैं। इससे पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर से आने वाले हैं, और एकदम बने रहिए, साथ में डटे रहिए। 2 से 3 बार देखिए, एकदम याद हो जाएंगे, गारंटी है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए, क्योंकि 15 मिनट में अगर 50 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपके बहुत कम नहीं है। ठीक है, इससे और एकदम आने वाले प्रश्न है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। देखिए, ये है भारत, यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक ना, यहाँ से विषुवत रेखा, और नीचे क्या है? नीचे जो है मकर रेखा, थोड़ा सा नजदीक बन गया लेकिन है। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। देखिए, भूमध्य रेखा के दक्षिण, भूमध्य रेखा तो ये है दक्षिण में, ये कन्याकुमारी यहाँ पे है, दक्षिण में कैसे जाएगा? कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में कहाँ जाएगा? कन्याकुमारी। मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण यहाँ हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? भूमध्य रेखा के क्या होगा? उत्तर में होगा, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, वो सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए, बताया ना कि कौन सी, जो ये इंडिया की है, इंडिया बना हुआ है, नीचे वाला प्रश्न है, इसके उत्तर की बात कर रही है। तो जो है झारखंड है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो कौन से राजधानी, कौन से जो है राज्य स्थित है? देखिए, यहाँ उत्तर भारत के राज्य, सॉरी, पूर्वी उत्तर भारत की राज्य है जो, उसमें एक मणिपुर है, वो जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल की पृथक कौन करता है? ठीक है, अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो देखिए, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। देखिए, इसी से जो है हमारा समय का मेजरमेंट होता है। देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही ये प्रमाणिक मध्याह्न है, जिससे हमारा समय का मेजरमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर नहीं गुजरती, तो वह है सी, महाराष्ट्र से। ठीक है, यमुनोत्तर मतलब कि देखिए, भारतीय मानक समय, ये मान लीजिए ये इंडिया है, और ये रेखा आती है यमुनोत्तर, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ये वाली। ठीक है, तो इस मतलब कौन सी राज्य से जो है नहीं गुजरती? तो यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र इधर पड़ जाता है, इस राज्य से होकर वो नहीं गुजरती है। ठीक है ना, इधर पड़ता है महाराष्ट्र, इस तरह से होकर नहीं गुजरती है। बाकी आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से होकर ये गुजरती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों के समीप से लिया जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरता है, वही मेन है, इलाहाबाद में नैनी से होकर गुजरता है भारतीय मानक समय। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव और मिनिकॉय के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? देखिए, मालदीव और मिनिकॉय के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो ग्रेट चैनल, कोको चैनल, ये 62 डिग्री नहीं है, 8 डिग्री है।
क्या है 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के साथ भारतीय सीमा का बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, ठीक है, कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच, अमीनदीव कवरत्ती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान तथा निकोबार के बीच। तो कहाँ पे स्थित है? कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच जो है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज निकलता है? देखिए इसी सबसे पहले जो है किस राज्य में सूरज निकलता है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। देखिए सी होगा अरुणाचल प्रदेश। इसलिए अरुणाचल प्रदेश होगा क्योंकि जो सबसे पूर्वी छोर है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक ना। तो इसलिए जो है सबसे पहले जो है सूरज को किस अपने देश के किस प्रदेश में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। तो अफगानिस्तान के साथ जो है भारत की सीमा का निर्धारित भारत और मतलब कि सीमा भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण डुरंड लाइन। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी के प्रश्नों पर। भारत का संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लाई गई है? ठीक है, तो ए से कनाडा। संघात्मक व्यवस्था मतलब क्या होता है? एक सेंटर होगा, बाकी अन्य क्या होंगे? राज्य होंगे, ठीक ना। और सेंटर जो है क्या होगा? राज्यों की अपेक्षा कानूनी रूप से पावरफुल होगा, मतलब कि मजबूत होगा। यह संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न में। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू किए थे संविधान सभा की प्रस्तावना, ठीक है। और ये जो है इसको क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है संविधान का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आचार्य जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ठीक है, क्या है भारत? तो राज्यों का समूह, राज्यों के संकुल, राज्यों के परिसंघ, राज्यों के संघ। देखिए सब एक ही जैसा है, लेकिन संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया है ये मेन आप जो है मायने रखता है। तो है राज्यों का संघ। प्रथम अनुच्छेद के साथ जो है भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? देखिए जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के साथ ही भारत में राज्यों की संख्या हो गई है 28। ध्यान रखिएगा 28 हो गई है, क्योंकि वो दोनों ले लद्दाख क्या हो गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जो उसके बाद बंटने के बाद। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है ना। देखिए जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। तो ये डी तीनों चारों होगा, मतलब कि जन्म के आधार पर भी प्रदान करता है, निवास के आधार पर भी प्रदान करता है, देशीयकरण के आधार पर भी प्रदान करता है, ठीक है। तो तीनों आधार पर जो है नागरिकता मिलती है इंडिया में। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में स्वीकार किया गया था? ठीक है, दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि देखिए ये मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में जो क्या है देखिए, मान लीजिए एक राज्य है, दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है। तो यहाँ की अलग नागरिकता होगी, यहाँ की अलग नागरिकता होगी, यहाँ की अलग नागरिकता होगी। अगर इसमें से इसमें जाना है तो वीजा भी चाहिए, इसमें से इसमें जाना है तो वीजा भी चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है? एक ही नागरिकता है, चाहे वो राज्य में रहिए, चाहे देश अन्य मतलब देश का हो, चाहे राज्य का हो, नागरिकता क्या है? एक ही है। दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? देखिए प्रेस की स्वतंत्रता की मतलब कि देखिए विधियों के सम्मान संरक्षण, भाषण का स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री की स्वतंत्रता। तो बी ऑप्शन सही होगा, भाषण की स्वतंत्रता। देखिए भाषण मतलब कि क्या है? जैसे आप जो है
कभी मतलब कभी भी किसी मतलब कि कुछ भी बोल सकते हैं, आपको जो है बोलने का अधिकार है एक जो है दायरे में रह के। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है भाषण की स्वतंत्रता में माना गया है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? देखिए, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो होता है मतलब कि उसको जो है कौन कौन कर सकता है? देखिए, भारत के सभी न्यायालय नहीं कर सकते। देखिए, जिला न्यायालय नहीं करता है, संसद को नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है कर सकते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, तो उसमें जिला न्यायालय बच रहा है ना, इसलिए जो है पहला ऑप्शन सही नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? सी में, 1980 में। चलिए अब आते हैं साइंस के प्रश्नों पर। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? देखिए, जो भारतीय वैज्ञानिक आकाशगंगाओं में के सुपर क्लस्टर का नाम खोजे हैं उसका नाम क्या है? ये है, तो देखिए, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। तो क्या है? सरस्वती। सरस्वती मैया ज्ञान की देवी, याद रखिएगा। संघनन जल की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, संघनन मतलब क्या होता है? वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदलना, वाष्प अवस्था को ठोस अवस्था में बदलना, तरल अवस्था को ठोस अवस्था में बदलना, ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदलना। तो क्या होगा? वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदलना। ठीक है, बचपन में पढ़े थे कि यहाँ से ये हीट हो रहा था पानी, ये नली जा रही है, हाँ, और यहाँ पे जो है इसको ढके हुए हैं और यहाँ पानी लगा दिए हैं, तो ये बूंद बूंद जाएगी, पानी का ठंडा हो जाएगा, फिर ये भी क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो ये जो वाष्प जा रहा है ये पानी बन जा रहा है फिर से। तो वाष्प अवस्था को तरल अवस्था मतलब कि लिक्विड में, मतलब कि फिर से उसी जल अवस्था में लाना जो है क्या है? संघनन की प्रक्रिया थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधा निम्नलिखित में से कौन सा भाग कौन सा भाग शामिल होता है? देखिए, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण पौधे में कहाँ से होता है? आप सबको पता है, शाखाओं से तो होता नहीं है, पत्तियों से होता है। जड़ से नहीं होता है, तना से होता है, तो कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है। तो वाष्पीकरण में की प्रक्रिया में जो है पौधे का पत्तियों का भाग जो है कार्य करता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, पोलेरीमीटर, पोटोमीटर, प्लेटोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर। तो कौन सा होता है? पोटेंशियोमीटर जो है विद्युत विद्युत वाहक बल की बात कर रही है, विद्युत की बात नहीं कर रही है। एक विद्युत वाहक मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, भी की बात हो रही है। ठीक है ना, भी की बात हो रही है, आई की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा, इसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला है, गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। गलत है, निश्चित आयतन और निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। बिल्कुल सही है ये। गैसों का निश्चित आयतन तो होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। गलत है। ठीक है, आयतन निश्चित नहीं होता है इसका। गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन निश्चित आयतन नहीं, भी गलत है। निश्चित आयतन नहीं होता है, दोनों नहीं होता है इसका, न निश्चित आकार न निश्चित आयतन। चलिए, बहुत ही सिंपल और एवरेज क्वेश्चन आएंगे एकदम, आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही टफ क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हाँ, इन सारे क्वेश्चनों को जो है एक साथ कलेक्ट करना, दिमाग में रख के जो है एग्जाम हॉल में जाना और वहाँ पे अपने आप को परफॉर्म करना, ये भी अपने आप में आसान काम नहीं है। 37 से 40 लाख बच्चे जो है एग्जाम देंगे, उसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है ताकि अगले एग्जाम में आप बैठ सकें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? प्लास्टिक है। देखिए, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? एक बार वो प्लास्टिक सेटिंग में आ गई तो फिर जो है उसका रीयूज नहीं हो पाएगा। कोई भी प्लास्टिक एक बार सेटिंग में आ गई, कोई सामान बन गया तो फिर उसको जो है गला के यूज नहीं कर सकते, वही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है? तो वो है बैकेलाइट। ठीक है, बैकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम याद करने वाली चीज़ है कि रक्त का पीएच कितना है? 8.3, 9.4, 7.4, 10.6। तो 7.4 है। हल्का सा क्या है? क्षारीय गुण होता है किसमें? ब्लड में। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, और मैंने कौन सा इसमें बच जा रहा है? तो ठीक है, कौन दूध में देखिए, दूध में तो सब आ जाता है, सब आता है। स्वास्थ्य पे, हेल्दी ड्रिंक्स में, स्वास्थ्य भोजन में सब सारे आते हैं। तो कौन सा बच रहा है जी? पानी बच रहा है 6 पोषक तत्वों में। ठीक है, पानी बहुत जरूरी है। शरीर का जो है
60 से 70% पार्ट जो है पानी से बना है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? मतलब प्रोटीन ऊर्जा मतलब कि जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसमें कौन सा रोग होगा? फ्लोरोसिस, थैलोसीमिया, क्वासिरकोर, पेलाग्रा। तो कौन सा रोग होता है प्रोटीन की कमी से? तो होता है क्वासिरयोरकर। ठीक है, क्वासिरयोरकर। आगे बढ़ते हैं। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन का, वसा का, मिनरल का, कार्बोहाइड्रेट का। तो आलू जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं इकोनॉमिक्स के प्रश्न पे। भारत में तेजी से नगरीकरण होने की वर्तमान प्रवृत्ति निम्न के क्या कारण क्या है? ठीक है, तो सिनेमा और तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का प्रभाव, संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन, जमींदारी प्रथा का समाप्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अवसरों की कमी। देखिए 4 ऑप्शन दिए, उसमें जो सबसे सटीक होता है उसको जो है माना जाता है। जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? रोजगार की बहुत कमी है, तो लोग जो है नगरों में जा रहे हैं। किस लिए? रोजगार की, कि हमको रोजगार मिले, हमारा जीवन यापन हो जाए। अगले प्रश्न पे, जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। ठीक ना? देखिए आयात बंद करने के लिए, निर्यात की में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, प्रभुत्व मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न से हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की आकलन की एजेंसी क्या कौन सी है? तो कौन सी है? देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय की आकलन की एजेंसी है, मतलब ये राष्ट्रीय आय की आकलन करती है। उपभोक्ता के दिन पर दिन जो है हो रहे हैं अधिक अपेक्षा रखने वाला, आलोचनात्मक, संदेशवाही और उपयुक्त में सभी। देखिए एक हो रहा है अधिक अपेक्षा रखने वाला, मतलब कि जो है लोग जो है उपभोक्ता जो है क्या चाह रही है कि हमको जो है अलग से अलग अधिक से अधिक सुविधाओं का जो है लाभ मिले और अधिक से अधिक जो है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आए, तो वो अधिक से अधिक अपेक्षा रख रही है मार्केट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा क्षेत्र द्वारा जिन प्रमुख समस्याओं का सामना किया जा रहा है वे हैं बढ़ती हुई तेल की कीमतें, तेल आयात बिल में वृद्धि, रुग एसबीआई, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा उसमें? उपयुक्त सभी। स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? देखिए स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? तो इन्वेंट्री, लाभ, बोनस शेयर, फंड। तो किस रूप में जानते हैं? बोनस शेयर के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। CRY क्राय किसका संक्षेपण है? तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू, याद कर लीजिएगा, चाइल्ड रिलीफ एंड यू जो है इसका जो है फुल फॉर्म है क्राई का, CRY का। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है कोलकाता में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो आय कर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद कर, सीमा कर। तो क्या है? निगम कर जो है केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के राजस्व को सर्वोत्तम स्रोत क्या है? राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? बिक्री कर। ठीक है ना, जो बिक्री पे कर लगता है वो राज्य सरकार के कर का सर्वोत्तम कर है। और जो केंद्र सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? निगम कर। चलिए इसी के साथ आज वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, एकदम अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए बहुत अच्छा।